एग्जाम हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैंने एक एनसीईआरटी का न्यूज़ सीरीज़ स्टार्ट किया है दोस्तों, जो कि साइंस का है और क्लास 6 से हमने शुरू किया है। यह जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेसिक बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, इम्पोर्टेंट चिप चीज़ें हैं, उसको हम लोग कवर करते चलेंगे। यानी उस चैप्टर की इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करते चलेंगे और इसको ऐसा बनाया जाएगा कि आपको एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने पाए। यह दोस्तों क्लास 6 से स्टार्ट किया गया है और देखिए इस क्लास 6 वाले बुक में लगभग 16 चैप्टर हैं। ठीक है, यह भोजन कहाँ से आता है, फिर भोजन के घटक क्या है, फिर तंतु से वस्तु तक, फिर वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव एवं उनका परिवेश, गति एवं दूरियों के नापन, छाया एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जल, हमारे चारों ओर वायु, कचरा संगठन एवं संग्रहण एवं निपटान, यानी कि थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का ये चैप्टर मान लीजिए ये भी है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर में दिया गया है कि भोजन कहाँ से आता है। यह मेनली पता लगाएगा कि जो भी भोजन है वो किस प्रकार के हैं और कहाँ से आता है। तो देखिए यहाँ पर एक कुछ एक्टिविटी दिया गया है जो कि स्टूडेंट के लिए है और वह जो है अपने एक्टिविटी करेंगे अपने फ्रेंड के साथ में, अपने खाने का और साथ ही साथ में जो उनके दोस्त खाते हैं उनका एक सारणी बनाना है। जैसे कि हमारा खाना है, फिर दूसरे किसी दोस्त का है, कोई चावल मछली खाता है, कोई इडली डोसा खाता है। उस तरह से हमें अनेक अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ हर अलग अलग दोस्तों के द्वारा खाने के लिए देखा जाता है। यह है कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है ये पता करना है। देखिए पके चावल के बारे में सोचो, या कि हम कच्चा चावल लेते हैं और फिर उसको उबालते हैं, तब जाके चावल तैयार होता है। यानी कि हमें क्या है, दो पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। यानी आप एक चीज़ यहाँ पर जान गए कि दो पदार्थ अगर मिल रहे हैं तो तभी संगठन होगा। दो पदार्थ के मिलने से क्या होता है, संगठन होता है, मतलब संगठन कहा जाता है। फिर दूसरी ओर क्या है, कुछ भोजन तैयार करने में हमको कई संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, कच्ची सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए और साथ साथ में तेल भी चाहिए। फिर दूसरा एक्टिविटी यहाँ पर कहने के लिए बच्चों को दिया गया है कि खाद्य जो व्यंजन है आपका, उसकी जो कच्ची सामग्रियाँ यानी जो रोटी है, चपाती है, कैसे बन सकता है। आटा और जल से मिल सकता है। फिर दाल कैसे बन सकता है, फिर कच्ची दाल, फिर जल, नमक, घी, तेल, मसाले इसमें डालने के बाद ही दाल बनेगा। यह कुछ एक्टिविटी है। फिर हेडिंग है कि खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत। यह हमारे लिए अनुमान लगाना आसान हो सकता है कि यह कहाँ से आता है। जैसे गेहूँ और चावल कहाँ से आता है, तो खेतों में उनके पौधों की जो पत्तियाँ होती है यानी कि उससे अनाज प्राप्त होता है, यानी खेत से अनाज प्राप्त होता है। ये सिंपल से जान लीजिए। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ है, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमें कहाँ से, जंतुओं से प्राप्त होता है। फिर यहाँ एक्टिविटी थर्ड है, उसमें कह रहा है कि हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उसके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण 1.3 सारणी में दिया गया है। जैसे कि खाद्य व्यंजन है और उसके संगठक कौन कौन है, जिससे कि वे बने हैं, और उसके स्रोत कहाँ है, यानी सोर्स कहाँ से आता है। जैसे इडली जो है उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है, चावल, उड़द की दाल, नमक और जल की जरूरत पड़ता है। ये चावल कहाँ से आता है, तो पौधे से प्राप्त होता है, नहीं कि पादप से आता है। फिर चिकन कढ़ी है, चिकन कढ़ी में क्या क्या चाहिए, चिकन चाहिए, मसाला, घी, तेल, जल एक्स्ट्रा और मतलब अदर्स चीज़ें भी चाहिए। उससे कहाँ से आता है, जंतु से भी आता है और देखिए पौधे से भी आते हैं, यानी कि दोनों मिला कर के चिकन बना जा सकता है, चिकन कढ़ी। फिर खीर, खीर दूध, चावल और चीनी चाहिए खीर बनाने के लिए। कहाँ से आता है, जंतु से दूध आता है और पौधों से चावल और चीनी आता है। अब एक्टिविटी 3 में क्या निष्कर्ष निकला है? एक्टिविटी 3 में पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के सोर्स है। यहाँ बोल गया कि पौधे जो है इन सब का सोर्स है। फिर जंतुओं से हमें क्या मिलता है, दूध, मांस और अंडा मिलता है, यानी कि जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं।
ठीक है, इसी तरह से जैसे भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, यानी क्या है, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अब देखिए सब्जियों पत्ती वाली अनेक सब्जियाँ खाते हैं, तो क्या होता है, कुछ पौधों के फले को भोजन के रूप में भी खाते हैं। तो कभी हम जड़ को खाते हैं, कभी हम तना को खाते हैं, कभी हम पुष्प को भी भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है। तो एक बच्ची है ये पहेली, इसका नाम है पहेली। यह जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है क्या, जहाँ से खाना मिल सकता है। अब देखिए, यह है कि सीता के फूलों के चावल की पिट्ठी में डुबोकर यानी कि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, पकौड़ी बनाया जाता है। तो अब देखिए सरसों का पौधा लिया। अब इसमें क्या है, कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग भी खाने योग्य होते हैं, जैसे कि सरसों का पौधा। इससे क्या है, बीज से हमको तेल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ में इसका जो पत्ता होता है उससे साग बनाने का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, फिर एक्टिविटी 4 है, उसमें क्या है, भोजन के रूप में पौधे के भाग का फिर इसमें इंक्लूड करना है। खाद्य पदार्थ के बहुत सारे मुख्य स्रोत हैं, जैसे कि बैंगन का भरता है, ये खाद्य पदार्थ। इसमें से क्या संगठन हो सकता है, बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में, तेल मूँगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से भी मिल सकता है तेल। पौधे का भाग, जैसे कि बैंगन का फल खाते हैं, मिर्च मसाले के रूप में उसका फल खाते हैं। और ये तेल बनता है, ये जो तेल हो, चाहे मूँगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे को हो, ये कहाँ से बनता है, तो बीज से बनता है। इसलिए हम लोग निचले बेसिक लेवल से शुरुआत करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा-थोड़ा इसको कवर करते जाएँगे। अब देखिए बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी अनजान पौधे को खाकर परीक्षण करने की कोशिश नहीं करें। वे पौधे क्या हो सकते हैं, विषैले भी हो सकते हैं। अब एक्टिविटी 5 भी है, ये चना और मूँग को अंकुरित किया गया है। ठीक है। अब जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है। अब शहद के बारे में, शहद कहाँ से आता है, तो मधुमक्खी के छत्ते से आता है। ये कहाँ से आता है, फूलों के मकरंद से आता है। यानी कि मधुमक्खी जो होता है फूल पर बैठती है और वहाँ के जो मकरंद मीठे रस को उसको एकत्रित करते रहती है, उसको अपने छत्ते में भंडारित करते रहती है। अब फूल और मकरंद केवल वर्ष के कुछ ही समय में ही उपलब्ध होते हैं, यानी कि फूल जो होता है लगभग बसंत ऋतु में ज़्यादा खिलता है, ज़्यादा ड्राई मौसम यानी कि गर्मी में और सर्दी में मर जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो बीच का मौसम होता है उसमें से ये लोग उसी में से फूल में से मधुमक्खी जो है एकत्र करती है छत्ता में, और यह जो खाना उनका होता है यह लगभग पूरे वर्ष भर के लिए होता है। यह नहीं कि आप जो है सालों भर से मधुमक्खी में जमा करके हमेशा नहीं रहता। यह क्या करता है, यह खाना एक बार में जमा किया फिर उसको साल भर के लिए मतलब भंडारित करते हैं। लेकिन क्या होता है, उसके पहले ही किसी के द्वारा उसको निकाल लिया जाता है। देखिए जंतु क्या खाते हैं, कोई आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जो कि आपको पता है? नहीं तो देखिए कभी-कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, ये क्या है, छोटे से चींटों छींट को क्या है खाना खाते आपने देखा है? उसका जो है सारणी इंडेक्स बनाना, ये भी एक्टिविटी बेस्ड है। जैसे जीव का नाम है भैंस, वो क्या-क्या खाता है, यहाँ पर भोजन उसका है। ये सब बच्चे लोगों के लिए है, जो कंपटीशन वाले हैं उनके लिए नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत ओवरलुकिंग जानना ज़रूरी है क्या, ताकि आपका माइंड का थोड़ा-सा एक्सरसाइज हो। इसके पहले वर्ग में उन जंतुओं के नाम लिखे जिन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। अब क्या है शाकाहारी जंतु भाई? जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, वह हो गया शाकाहारी। कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, तो उनको दूसरे वर्ग में रखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मांसाहारी बोलते हैं। और जो जंतु जिसका भोजन पौधा और जंतु दोनों ही होते हैं, उनको तीसरे वर्ग में रखा गया, उनको क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ये देखिए, यहाँ शाकाहारी कौन है? गाय, क्योंकि ये सिर्फ पादप पदार्थों उत्पादों के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। मांसाहारी कौन है? शेर है, क्योंकि ये दूसरे जंतुओं को खाता है। सर्वाहारी कौन है? कौवा है, क्योंकि ये कीट मकोड़ों को भी खाता है और साथ ही साथ में पौधों को भी खाता है। देखिए, कुछ सोचने के लिए, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। अब हमें ऐसा उपाय खोजना है जिससे कि पूरे देश में अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन किया जा सके। उसके लिए सबसे पहले उसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई, उसमें से ज़्यादा ही खाद्यान्न की। हरित क्रांति से क्या हुआ था? एक ऐसा क्रांति है जिसमें क्या हमारा खाद्य उत्पादन
बढ़ गया था। अब देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसे यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से भी उपलब्ध होना चाहिए। और यह चैप्टर समाप्त होता है, उसमें से जो प्रमुख शब्द है क्या-क्या मिल रहे हैं, देखिए संगठक मिल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, जब 2 पदार्थ का मिलन होता है तो उसको संगठक कर सकते हैं। फिर खाद, खाने योग्य भाग को खाद बोला जाता है। मकरंद मीठे रस को बोला जाता है। फिर अंकुरित बीज है, जो कि हम लोग बीज को पानी में भिगोकर 1-2 दिन के बाद मतलब कि पानी के भिगोकर बाहर रखिए, या तो फिर उसको कपड़े से बाँधने के बाद में वो हवा और प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरित हो जाता है। शाकाहारी क्या है? जो पौधे सिर्फ़ खाते हैं, यानी पौधे के उत्पादों के ऊपर रहते हैं तो उसको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी होते हैं जो जीव दूसरे जीव को खाकर अपना पेट भरते हैं। सर्वाहारी क्या है? जो दोनों तरह की चीज़ें खाते हैं उसको सर्वाहारी कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ समरी दिया गया है, समरी में क्या है? भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में क्या है? बहुत अधिक विविधता है। भारत ही ऐसा देश है दोस्तों जहाँ की इतने सारी विविधता मिलती है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? पौधे और जंतु है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उसको क्या शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु तथा पादप दूसरे प्राणी और दोनों को खाते हैं तो उन्हें क्या सर्वाहारी कहते हैं। अब कुछ अभ्यास के लिए है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो नहीं, हर जीव का अलग अलग भोजन होता है। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनमें इनके कौन कौन से भाग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें सरसों का पौधा का दिया गया है, उसका बीज भी खा सकते हैं, उसका तेल बनाकर, और उसका पत्ता से साग भी बनाया जाता है। फिर कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाने के लिए जैसे दूध, दही, घी, पनीर कहाँ से मिलता है? तो जंतु उत्पाद है। फिर पालक, फूलगोभी, गाजर क्या है? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ क्या है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी कौन है? पादप एवं पादप उत्पाद जो खाते हैं। एक्चुअली मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ कि कभी अभी क्या हो रहा है, जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना उसमें छोटे क्वेश्चन में लोग ज़्यादा फंस रहे हैं। जो बड़े क्वेश्चन है वो तो पढ़ के निकाल रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी कवर नहीं रहने के कारण छोटे क्वेश्चंस में लोग फंस रहे हैं। ठीक है, बाघ एक क्या है? मांसाहारी है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल क्या? पादप उत्पाद खाता है, यानी यह मांसाहारी नहीं है। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः कहाँ से मिलता है? गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह इसको क्या बोलते हैं? जंतु उत्पाद बोलते हैं। हमें चीनी कहाँ से मिलती है? तो गन्ना से मिलती है। अब देखिए सोचने के लिए बातें क्या है। अगर आप ये सोचने वाली बातें को भी कवर कर रहे हैं ना, हो सकता है 2 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन यह जो है आपके माइंड को डेवलप करेगा। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए अगर कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी दे रहे हैं तो मेंस उत्तर लेखन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो सोचना क्या है, क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? अगला चैप्टर है भोजन के घटक, कंपोनेंट, यानी कि क्या है? एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती है। होता क्या है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, दूसरे में मांस हो सकता है, दूसरे में सब्जी हो सकता है, तीसरे में मट्ठा, अचार हो सकता है। इस तरह से एक इंडेक्स बनाना है। ठीक है, अब देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में होता क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों से या जंतुओं से मिलते हैं। यहाँ एक इंडेक्स बनाने के लिए एक्टिविटी है दिया गया है। इसमें क्या करना है कि विभिन्न क्षेत्रों, बच्चे के लिए बोला गया है कि विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों के कुछ सामान्य भोजन को जो है आप देखिए, जैसे पंजाब के लोग मक्के की रोटी ज़्यादा खाते हैं, फिर दाल में राजमा लेते हैं, सब्जियां में सरसों का साग का यूज़ होता है, और अन्य व्यंजन में दही और घी का यूज़ होता है। आंध्र प्रदेश में अगर आप जाते हैं तो चावल, अन्न अन्न जो है चावल के रूप में होता है, प्लस अरहर की दाल में अरहर की दाल तथा रसम यानी कि चारों का उपयोग होता है। सब्जियों के लिए कुंदरू और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी और अचार का उपयोग होता है। तो इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? अब देखिए इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं।
इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में क्या है? रुक्षांश और जल भी शामिल है, जिसकी आवश्यकता शरीर को होती है। अब क्या है, क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए इसमें परीक्षण करने के लिए कुछ बोला गया है कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता है। इसको हम लोग मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करने के लिए कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में उपस्थित है, प्रोटीन किस में उपस्थित है और वसा किस में उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इसके लिए क्या क्या लिया? यहाँ पर एक विलयन लिया गया आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडा का विलयन लिया गया। देखिए कैसे बनाना है, वो तो दो दो थोड़ा थोड़ा सा अगर आप उसमें मेन कंपोनेंट डाल देंगे तो विलयन बन जाएगा। अब इसमें एक्टिविटी किया गया है सबसे पहले मंड के लिए, यानी मंड यानी स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें क्या डाला गया? आयोडीन डाला गया। तो इसका रंग अगर काला या नीला हो गया तो समझ लीजिए कि उसमें आपका मंड उपस्थित है यानी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। सेम उसी तरह से प्रोटीन का परीक्षण किया गया। उसमें क्या गया? किसी भी एक ठोस पदार्थ था उसका पेस्ट लिया गया, अब उसमें से कॉपर सल्फेट को डाला गया। हो सकता है एग्जाम में आपको ये आ सकता है कि प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। देखिए आसान तो था, क्लास 6 में था, लेकिन हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं पढ़ा होगा। तो इसी चीज़ के लिए एनसीईआरटी को कवर करना जरूरी है। तो यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट का उपयोग विलयन किस लिए कर रहे हैं हम लोग? प्रोटीन करने के लिए। उसके साथ साथ में क्या ले रहे हैं? कास्टिक सोडा भी ले रहे हैं, यानी कि दोनों का विलयन मिला करके हम प्रोटीन का टेस्ट करें। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए जब खाद्य पदार्थ पर ये इन दोनों का पेस्ट डाला गया, यानी इन दोनों का विलयन मिलाकर डाला गया, तो क्या हो गया? बैंगनी रंग हो गया। और अगर बैंगनी रंग हो गया तो यह प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक मिलान करने वाला आ जाए, जिसमें कि आपको इधर कार्बोहाइड्रेट दिखाई दिए, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिखा रहेगा, यहाँ पर प्रोटीन लिखा रहेगा और यहाँ पर परीक्षण के बाद रंग लिखा रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है परीक्षण के बाद रंग। अब क्या रंग है? तो यहाँ प्रोटीन का क्या है? बैंगनी है। और जो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का क्या है? नीला या काला है। अभी हमने यहाँ पर देखा पिछले में कार्बोहाइड्रेट में नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दिखाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दिखाता है, और प्रोटीन की उपस्थिति बैंगनी कलर का दिखाता है। तो इसी तरह से जहाँ पर एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और उसमें लोग फंसते हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे ताकि ऐसा उपस्थित स्थिति नहीं आए। देखिए इसी तरह से वसा का को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? कच्चा आलू का यहाँ पर बहुत सारे खाद्य पदार्थों का टेस्ट किया गया है। बोलो हम यहाँ पर वसा का टेस्ट करते हैं। वसा का टेस्ट करने के लिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो भी आइटम है, जो भी खाद्य पदार्थ है, उसको क्या करें? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, उसको क्या किया गया? कागज पर रगड़ा गया। रगड़ा गया तो अगर तेल का स्पॉट दिखाई दिया, इस तरह का तेल स्पॉट मिल गया, तो समझ लिया गया कि इसमें वसा की उपस्थिति है। अब देखिए हमने 3 पोषकों यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। अब विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य भी पोषक तत्व हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। अब देखिए इन पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? इसमें देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो कि बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। अब पूछते रहता है, रिपीट होते रहता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, दोनों से ऊर्जा मिलती है, लेकिन क्या इसमें मतलब मुख्य चीज़ क्या है? वास्तविकता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 1 ग्राम वसा अगर है, तो वसा में क्या होगा? ज़्यादा ही ऊर्जा प्राप्त होती है ना, ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी और इसमें कम होगी। अब यहाँ पर देखिए इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को युक्त भोजन को क्या कहा गया है? ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा गया है।
अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, जैसे कि बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर अब देखिए वसा कहाँ मिलता है? सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, इसमें क्या मिलता है? वसा मिलता है, अधिक से मात्रा में वसा मिलता है। फिर देखिए इसमें घी में, दूध में, मक्खन में, मछली में, मांस में, अंडे में, इसमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, प्रोटीन मिलता है अधिक मात्रा में। ये दूध को क्या बोलते हैं? एनिमल प्रोटीन, यानी कि जंतु प्रोटीन। और अगर यहाँ पर, तो यहाँ पे जंतु प्रोटीन ही कहते हैं सबको लगभग। दाल में जो प्रोटीन मिलता है, हाँ, जो दाल में प्रोटीन मिलता है उसको प्लांट प्रोटीन बोला जाता है। देखिए दाल वाले प्रोटीन है चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन। और ये जो है, जो दूध, मछली, मीट, अंडा, पनीर इसमें आता है उसको भी क्या बोलते हैं? मतलब जंतु स्रोत वाले, जंतु प्रोटीन बोला जा सकता है। अब प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है, क्यों होती है? देखिए प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की भी वृद्धि करता है और साथ ही साथ में हमें इम्यून सिस्टम की भी वृद्धि करता है। अभी बहुत जगह अगर बीमार हो जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि दाल का पानी पियो। अगर कुछ भी अगर नहीं खा पा रहे हैं तो आपको दाल के लिए बोला जाता है, यानी कि दाल क्या करता है? वो रोगों से लड़ता है। अब विटामिन क्या करता है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, यानी दोनों करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दाँत तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। अब देखिए विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को क्या विटामिन ए बोलते हैं, विटामिन बी बोलते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब विटामिन का एक समूह भी होता है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे देखिए अगर आप बिकोसुल्स कैप्सूल्स कभी बीमार होने पर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स सिरप के भी नाम से आता है। तो यानी कि बी, जितने भी विटामिन बी के वैरायटी वाले विटामिन्स हैं वह सब उसमें रहता है। अब देखिए विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, जैसे कि दूध, मछली का तेल, पपीता, गाजर, आम, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि विटामिन ए को हम लोग हमारा शरीर क्या करता है? संग्रह करता है। बाकी सब विटामिनों किसी न किसी तरह से बाहर चला जाता है, लेकिन अगर आप विटामिन ए का उपयोग करते हैं, ज़्यादा ही विटामिन ए का सोर्स अगर आप लेते हैं, तो इसको हम लोग इसको हमारा शरीर जो है ना संग्रह कर लेता है। फिर देखिए विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं, जो कि बी कॉम्प्लेक्स जो है टैबलेट आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप लीवर खाते हैं। खैर जो वेजिटेरियन है वो गेहूँ और चावल से भी उसका काम चलता है, विटामिन बी इसमें मिलता है। इस साथ में विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया। फिर विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं, देखिए फिश हो गया, अंडा हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया और लीवर हो गया। अब विटामिन ए क्या करता है? हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। अब विटामिन सी क्या करता है? रोगों से लड़ने से हमारी रक्षा करता है। इसीलिए उस समय जब कोरोना के टाइम में हमें क्या बोला गया था कि नींबू नींबू पीना है, नींबू पानी पीना है, नींबू मिला के पीना है, मतलब किसी न किसी तरह से। यहाँ तक कि लोग विटामिन सी और जिंक के टेबलेट भी बिकना शुरू हो गए थे और मिलना। पहले कोई नहीं खा रहा था, बट कोरोना में सब लोगों ने खाया है। फिर विटामिन डी क्या करता है? हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा, विटामिन डी जो होता है वो सूरज के प्रकाश से लगभग ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? जो विटामिन डी मिलता है, हमें ज़रूरत पड़ती है हड्डियों को कैल्शियम की, तो ये विटामिन डी के कारण ही हमारा शरीर जो है कैल्शियम को सोखता है। ठीक है, कैल्शियम को सोखता है, यानी कि कैल्शियम को का उपयोग करने के लिए विटामिन डी जो है हेल्प करता है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। अब देखिए आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, कुछ फास्फोरस के स्रोत हैं, कुछ लोहा के स्रोत हैं, कुछ कैल्शियम के स्रोत हैं। इस तरह से जो मतलब प्राकृतिक चीज़ रूप से जो प्राकृतिक पेड़ पौधों और जंतुओं से भी हमें सब प्राकृतिक विटामिन प्राप्त होता है। देखिए कुछ विटामिन डी से यहाँ पर विटामिन डी सूर्य से प्राप्त हो रहा है। अब देखिए हमारे शरीर को खनिज लवणों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है।
यही जो थोड़ी सी मात्रा भी क्या करते हैं पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व भी होते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, क्या खाद्य पदार्थों में एक ही टाइप का पोषक तत्व रहते हैं? नहीं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। यानी कि अगर एप्पल में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लोहा के स्रोत सिर्फ मतलब एप्पल में सिर्फ आयरन ही मिलता हो, नहीं, और विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है। तो इसी तरह से क्या है, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। यानी कि किसी में क्या होता है, वो रिच माना जाता है, उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, जैसे पालक में अगर विटामिन ए क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। और दूसरा क्या बोला, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इसी तरह इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अब इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को क्या आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। अब आहारी रेशे को क्या बोला जाता है, तो रुक्षांश को बोला जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति क्या मुख्यतः उत्पादों से होती है, पादप उत्पादों से होती है। यानी कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वहाँ से नहीं होता है, ज़्यादा ज़्यादा रुक्षांश होता है पादप उत्पादों से। मुख्य स्रोत क्या है, साबुत खाद्यान्न हो गया, दाल हो गया, आलू हो गया, ताज़े फल और सब्जियाँ हो गया। देखिए रुक्षांश, एक बार अगर आप कुछ क्लास में जाएंगे, आगे जाएंगे तो वहाँ पे बोला रुक्षांश हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। ये देखिए कोई पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी यह आवश्यक अवयव है। क्यों? क्योंकि इसका जो आयतन होता है, सॉरी, इसका भोजन जो होता है, इसका भोजन में इसी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि भोजन का आयतन बढ़ाता है। और रुक्षांश क्या करता है, जब शरीर से बिना पचे हुए भोजन को भी बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। नहीं तो वह भोजन जो है हमारे शरीर में सड़ सकता है, यानी एसिडिटी हो जाएगा, कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। यानी जल का उपयोग यह है कि पचाने में, अवशोषित करने में सहायता करता है। या कुछ अवशिष्ट पदार्थों को जैसे मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। और इसके द्वारा हमारे अन्य जो हानिकारक पदार्थ है वह भी हमारे शरीर से निकलता है। अब देखिए, हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। यानी आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ जैसे खीरा, तरबूज अगर आप खाते हैं, और इसी तरह के बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें से क्या होता है, अतिरिक्त कुछ पानी की पूर्ति यहाँ से भी होता है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को पकाते समय भी हम उसमें जल डालते हैं, कढ़ी बनाते तो वहाँ से भी जल की आपूर्ति शरीर को होती है। अब हेडिंग आया देखिए, संतुलित आहार। पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, आहार कहा जाता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। और कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यक से अधिक हो और ना ही कम होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। ये संतुलित आहार की परिभाषा लिखने के लिए आता है एग्जाम में, अगर आप रिटेन में, छोटे बच्चे के लिए, बाकी कंपटीशन में नहीं आता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? सोचना है। देखिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह जो है शारीरिक कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। बोला गया है संतुलित आहार के लिए उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाने भी आना चाहिए। अब ये पहेली है, छोटी बच्ची, उसको एक उत्सुकता हुई कि जंतुओं के भोजन में भी क्या ऐसा ही संतुलित आहार होता है? देखिए, पकाने में क्या है कि पोषक तत्व नष्ट ना हो, यानी कि पकाने में पोषक तत्व को नष्ट होने से भी बचाना है। अगर हम छिलका उतार के सब्जी और फलों को धोते हैं तो इससे क्या होता है, उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें जो है विटामिन और खनिज लवण कुछ निकल जाते हैं। जैसे कि चावल का हम लोग उपयोग करते हैं, माड़ बना के, अगर अब उस तरह से कुकर में नहीं बनाकर नॉर्मल बर्तन में बनाते तो उसमें से कई लाभदायक विटामिन प्रोटीन निकल जाता है। और कुछ चीज़ें जैसे पकाने में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, यानी कोई भी पका भोजन है तो उसमें आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा।
इसीलिए कहा जाता है कि आप उसमें कच्चे आहार को भी शामिल करना है अपने आहार में। अब हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा में से तो कंपैरिजन किया था कि वसा में ज़्यादा ही ऊर्जा मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट में कम, ठीक है। अब अधिक वसा युक्त खाना भी अच्छा नहीं होता हमारे लिए, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले तो उसमें मोटापा हो जाता है और मोटापे के साथ-साथ इसमें रोगों भी मोटापा शरीर में ज़्यादा ही आ जाता है। अब देखिए कुछ-कुछ अभावजन्य रोग भी होता है। इसमें से तो आपने देखा कि ज़्यादा खाने से मोटापा आता है, साथ ही साथ ये रोग का कारण बनता है। अब क्या है अभावजन्य यानी कि कम खाने से भी रोग होता है। क्या होता है? एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृति भी उत्पन्न कर सकता है। जो रोग लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है अपने भोजन में प्रोटीन नहीं ले रहा है पर्याप्त रूप से, तो उससे क्या होगा उसकी जो शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, फिर चेहरे पर सूजन आ जाएगा, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारी हो जाएगा, यानी पेचिश भी हो सकता है। कोई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर कम ले रहा है तो उसका जो शरीर है वो बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा। इसी तरह से अन्य खनिज लवण है जो कि नहीं खाने से आपको आ सकता है। तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये विटामिन ए से क्या होता है? दृष्टिहीनता हो जाती है, कमज़ोर दृष्टि हो जाता है। फिर साथ ही विटामिन बी1 से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी लगती है, इसलिए बीकोसोल या बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। फिर विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। और एक ऐसा होता है जो खून निकलने से बंद नहीं होता, वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। अगर विटामिन के कम रहेगा आपके शरीर में, तो कहीं भी अगर कटता है तो ब्लड निकलता है तो वो बंद नहीं होता है जल्दी। फिर विटामिन डी से क्या रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाते हैं। फिर कैल्शियम से अस्थि तथा दंत क्षय होता है, कमजोर अस्थियां तथा दंत क्षय। फिर आयोडीन से क्या होता है, कमी से क्या होता है, घेंघा हो जाता है, इसको गाइटर भी बोलते हैं। अब गर्दन की ग्रंथि का फूल जाते हैं और बच्चों में मानसिक विकलांगता, यानी कि अगर उनका माइंड जो है ना कम डेवलप होता है आयोडीन की कमी से। लोहा की कमी से अरक्ता होता है और उससे कमजोरी आता है। देखिए इसमें से प्रमुख शब्द जो था उसको हमने देखा था, जैसे संतुलित आहार, परिभाषा के बारे में देखा था, बेरी बेरी कार्बोहाइड्रेट। आपको यहाँ पर सारे जो प्रमुख शब्द है उसको मैंने कवर किए, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी रोग, मंड और विटामिन। अब देखिए कुछ समरी है यहाँ पर। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को क्या करते हैं? मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और अनुरक्षण के लिए, यानी कि रोगों से सुरक्षा करने के लिए। फिर विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक होती है। इस संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए सभी पोषक तत्व होना चाहिए और साथ ही साथ में रोक्षांश और जल भी होना चाहिए, तभी इसको संतुलित आहार कहा जा सकता है। फिर हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग और विकार उत्पन्न होती है, यानी कि हमारे शरीर अगर कोई खनिज लवण बहुत दिनों तक वो खनिज लवण शरीर को मिला ही नहीं तो उससे एक रोग उत्पन्न हो सकता है। देखिए एक्सरसाइज है जिसको जो कि हमने सॉल्व करने का कोशिश किया। हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लीजिए, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा और विटामिन है। फिर निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन तथा खनिज लवण। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यकता है वो ए है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है वो डी है। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखे इसमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। ठीक है, क्या? अब अलग अलग लिखना है। वसा किस में रहता है? तो सरसों, तिल और घी में। मंड किस में रहता है? चावल, गेहूं में। फिर आहारी रेशे कहाँ मिलेंगे? तो साबुत अनाज और फल में। प्रोटीन कहाँ मिलेंगे? तो दाल, दाल वैरायटी ऑफ दाल में बहुत तरह के प्रोटीन रहते हैं। साथ ही साथ में प्रोटीन आपको मांस में भी मिलता है। ठीक है, यानी नॉन वेजिटेरियन है तो वहाँ से भी मिलेगा आपको। फिर केवल चावल, अब यहाँ सही कथन सही या गलत करना है। केवल चाय खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो नहीं, ये रॉन्ग है।
संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने पर चाहिए, सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, गलत। अब निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिकेट्स क्या है? विटामिन डी के अभाव में होता है। फिर विटामिन बी1 क्या है? इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। फिर विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। फिर हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। इसके साथ ही हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग तीसरा चैप्टर में चलेंगे। तो इस तरह से आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आकर लेकर आएंगे, जिसमें से तीसरा चैप्टर रहेगा। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।